एक ओर गाजा जल रहा है, दूसरी ओर यमन से इसराइल पर बरस रही है तबाही। 25 मई को यमन के हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दाग दी थी हाइपरसोनिक मिसाइल। तेल अवीव और यरूशलेम में हड़कंप मच गया, एयर ट्रैफिक ठप हो गई और पूरी दुनिया फिर से खड़ी हो गई एक और युद्ध की दहलीज पर। तेल अवीव की शाम आम दिनों जैसी नहीं थी। अचानक आसमान में गूंजी सायरन की आवाजें, लोग दौड़ पड़े बंकरों की ओर और तभी खबर आई यमन से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल का रुख है इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। इसराइली रक्षा प्रणाली ने हालांकि यह दावा किया कि मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन चश्मदीदों ने बताया धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि जमीन कांप उठी। एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। वहां मौजूद यात्रियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमले के वक्त उन्हें यह तक नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यह है क्या और किया क्या जाए, कहां जाया जाए। यह हमला कोई इकलौता वाकया नहीं था। हूथियों ने 4 दिनों में तीसरी बार इसराइल पर मिसाइल दागी है और इस बार इस्तेमाल हुआ है हाइपरसोनिक हथियार, यानी आवाज से भी 5 गुना तेज मिसाइल। यह इसराइल की सुरक्षा प्रणाली के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। फिलहाल यरूशलेम और तेल अवीव हाई अलर्ट पर हैं। सेना ने संभावित जवाबी हमले की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हूती ठिकानों पर जवाबी एक्शन की बात कही है। इससे पहले भी इसराइली एयरफोर्स ने यमन में हूती ठिकानों पर कई हमले किए थे। हूती ग्रुप ने इन हमलों में आम नागरिकों की मौत का दावा किया। ग्रुप की ओर से अक्सर ये कहा जाता है वे गाजा की लड़ाई लड़ रहे हैं और भविष्य में इसराइल पर और आक्रामक हमले करेंगे। गौरतलब है कि इसराइल की ओर से गाजा पर हर रोज बमबारी की जा रही है, जिनमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमास के जिंदा रहने तक ये हमले जारी रहेंगे, या तो हमास मिलिट्री पावर सरेंडर करे। लेकिन हमास ये सब करने को राजी नहीं। ऐसे में हूतियों की ओर से ये हमले भविष्य की ओर कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या यह हमला एक नई जंग का संकेत है? क्या हूतियों और इसराइल के बीच सीधा टकराव होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गाजा संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक देगा? फिलहाल आपको बता दें कि हूती और इसराइल आमने सामने जरूर है। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हूती जहां इसे गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ाई बता रहे हैं, तो इसराइल अपनी संप्रभुता को लेकर किसी भी तरीके की खतरा को न पैदा होने देने की बात कह रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम और खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। गाजा पट्टी और उसके आसपास के इलाकों में इजरायली कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इजरायल की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1,22,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं और ये आवाजें सिर्फ देश से बाहर ही नहीं, इजराइल के अंदर भी उठ रही हैं। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान औदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़ा सवाल किया। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान औदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 नागरिकों की जान ले ली, लेकिन फिर भी कोई राजनीतिक जीत हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा था, आप लोग नहीं जानते कि मैं आप लोगों को कैसे देखता हूँ। आप बहुत कमजोर लोग हैं। अरब इजरायली मूल के सांसद ने नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए आगे कहा, 1.5 साल की जंग में आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 से ज्यादा बाशिंदों को मार दिया। इसके बावजूद आपको सियासी जीत नहीं मिली। सांसद का ये बयान संसद में मौजूद कई कट्टरपंथी नेताओं को नागवार गुजरा। अयमान औदेह को बोलने से रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा,
अगर आपको जीत मिली होती तो आप खुश होते, लेकिन आप दुखी और अस्थिर हैं। इस पूरी स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आलोचना बढ़ती जा रही है। एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने कहा था कि इजराइल वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। गाजा में हालात इतने गंभीर हैं कि लाखों लोग खाने और दवा की बुनियादी सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं। आयमन ओदेह के बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का संसद में तर्कों के साथ विरोध करने पर कट्टरपंथी नेता भड़क गए। अरब इजरायली मूल के सांसद आयमन ओदेह ने भारी विरोध के बीच अपने संबोधन में कहा, आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि सियासी तौर पर आपको जीत नहीं मिल रही। आप लोग क्यों दुखी हैं? आप क्यों होश खो बैठे हैं और क्यों खुश नहीं हैं? हालांकि भाषण के बीच में ही आयमन ओदेह को संसद में बोलने से रोक दिया गया। बता दें कि गाजा पर इजराइल की लगातार कार्रवाई की अब पूरी दुनिया में तीखी आलोचना होने लगी है। हाल ही में एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने भी कहा था कि इजराइल अब धीरे धीरे दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन 5 चरणों की बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्ष किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। रोम में चल रही बातचीत विफल तो नहीं हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने अपने दुश्मनों को नई धमकी दी है। उन्होंने इसराइल या इस्लामिक गणराज्य के अन्य दुश्मनों के संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी की पुष्टि की। IRGC ने कहा कि उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है और वे दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा, हमारे दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम दुश्मन की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं जो निर्णायक होगी और दुश्मन की कल्पना से परे होगी। ईरान के युवाओं ने इसे अपने इतिहास से सीखा है। जल्द ही क्षेत्रीय राष्ट्रों और इस्लाम के सैनिकों का शक्तिशाली हाथ ज़ायोनी भ्रष्टाचार यानी इसराइल पर पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की हवा बहेगी। IRGC ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी रक्षात्मक स्थिति सभी इलाकों में फैली हुई है। उन्होंने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को संयुक्त रूप से चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब केवल और केवल बल से दिया जाएगा और इलाके में शक्ति संतुलन को बदल दिया जाएगा। दरअसल IRGC ने ये चेतावनी ईरान इराक युद्ध के दौरान खुर्रम शहर की मुक्ति की वर्षगांठ के अवसर पर दी। सेना ने घोषणा की कि वो ईरान की गरिमा और सम्मान के नाम पर खून की आखिरी बूंद तक इस जमीन की रक्षा करेगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष और तनाव तेज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर सकता है। वहीं ईरान भी इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। जी हाँ, संभावित संघर्ष की आशंका के बीच ईरान ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। ईरानी टेक्नोलॉजी से बनी ये ड्रोन उनकी आसमानी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। ईरान के ये नए ड्रोन है होमा, दिदेबान और शाहीन 1 FPV ड्रोन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन ड्रोन से इसराइल को क्यों खतरा हो सकता है और क्या है इन तीनों ड्रोन्स की ताकत। कहा जा रहा है कि ये तीनों ड्रोन ईरान में अब तक की सबसे विकसित टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ड्रोन VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग तकनीक से लेस हैं, जिससे इसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती और किसी भी मिशन के लिए ये ज्यादा तेज हो जाते हैं। इन्हें दक्षिण पूर्वी ईरान में सेना के एक हवाई अड्डे पर प्रदर्शित किया गया। होमा ड्रोन, इस ड्रोन में वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग है। ये इसे रनवे की आवश्यकता के बिना उड़ान भरने में और उतरने में सक्षम बनाता है, जिससे ये जटिल और सीमित क्षेत्रों जैसे पहाड़ी या शहरी इलाकों में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर से लैस है, जो इसे वास्तविक समय में खुफिया जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें VTOL टेक्नोलॉजी दी गई है, तो इस ड्रोन का उपयोग छोटे पैमाने पर सामान या उपकरण पहुंचाने के लिए भी
भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसमें विस्फोटक लगाए जा सकते हैं और ये सटीक लक्ष्य को भेद सकता है। ये लंबे समय तक उड़ान भर सकता है, साथ ही ज्यादा ऊंचाई पर काम करने की क्षमता इसे रडार से बचने में मदद करती है। इससे दो फायदे होते हैं। ईरान चाहे तो इसका इस्तेमाल दुश्मन की निगरानी में कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सटीक हमले कर सकता है। दिदेबान ड्रोन, इस ड्रोन को खास तौर पर दुश्मन के इलाके में निगरानी के लिए तैयार किया गया है और इसलिए इसका नाम भी वही रखा गया है। फारसी में दिदेबान का अर्थ है प्रहरी या निगरानी करने वाला। इस ड्रोन में भी VTOL क्षमता है। ये ड्रोन सिग्नल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए सेंसरों से लैस है और दुश्मन के संचार को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उपयुक्त है और इसे डिप्लॉय करना भी आसान है। साथ ही उन्नत सेंसर्स और कैमरों की मदद से ये रात में या लो विजिबिलिटी में भी काम कर सकता है। शाहीन 1 FPV ड्रोन, शाहीन 1 एक FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है जो ऑपरेटर को लाइव दृश्य के दृष्टिकोण से देखने की सुविधा प्रदान करता है। ये ड्रोन तेज गति और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। FPV ड्रोन का उपयोग अक्सर छोटे सटीक हमलों के लिए किया जाता है, जैसे कि विस्फोटक पेलोड के साथ लक्ष्य को नष्ट करना। इसका उपयोग त्वरित टोह अभियानों के लिए भी हो सकता है और खास तौर पर शहरी युद्ध में ये और भी ज्यादा घातक हो जाता है। FPV ड्रोन आमतौर पर सस्ते और डिस्पोजेबल होते हैं, इसलिए इन्हें कामिकेज हमलों के लिए भी उपयुक्त बनाया जाता है। इसकी मूल ताकत की बात की जाए तो ड्रोन का छोटा आकार और तेज गति इसे रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों से बचने में सक्षम बनाता है। ऑपरेटर को इससे रियल टाइम वीडियो फीड मिलता है जिससे सटीक लक्ष्यीकरण संभव है। ईरान ने इन ड्रोन्स की पूरी ताकत अभी सार्वजनिक नहीं की है। कहा जा रहा है कि इन ड्रोन से ईरान की आसमानी ताकत कई गुना तक बढ़ गई है, खासतौर पर दुश्मन की निगरानी के मामले में। ये ड्रोन ईरान में ही स्वनिर्मित रूप से बने हैं और इसलिए ये सस्ते भी हैं। इसराइल से संभावित संघर्ष के बीच ईरान ने इन्हें सेना में शामिल किया है, जिसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं।